तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3.6 का क्वेश्चन है, इन द बटन सेल्स वाइडली यूज्ड इन watches and other devices the following reaction takes place। तो रिएक्शन दिया हुआ है और डिटरमाइन करने के लिए बोला है डेल G0 एंड E0 ऑफ द रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन है ये। तो यहाँ पर E0 सेल का जो वैल्यू है, E0 सेल, इसका फॉर्मूला क्या है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो यहाँ पर हमारा कैथोड और एनोड कौन है? कैथोड हो गया हमारा Ag, क्योंकि यहाँ पर Ag +1 स्टेट पर है और यहाँ पर Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पर जिंक है 0 स्टेट पर और यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2+। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कैथोड रिएक्शन होगा सिल्वर का जो रिएक्शन है। तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है 0.344 और जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो है -0.76 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा आंसर 1.104 वोल्ट। ये हो गया हमारा E0 से। अब देखते हैं डेल G0 का। डेल G0 का फॉर्मूला है -NF E0 सेल। यहाँ पर N का वैल्यू हो गया 2, F है 96500 और E सेल का वैल्यू हमारे पास है 1.104। तो इसका वैल्यू आ गया -21307 जूल। इसको अगर हम किलो जूल पर कन्वर्ट करें तो ये हो गया -2.213072 किलो जूल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.7 का, जो है डिफाइन conductivity and molar conductivity for the solution of an electrolyte and discuss their variation with concentration। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंडक्टिविटी का जो डेफिनेशन है, कंडक्टिविटी का डेफिनेशन है, तो इसका डेफिनेशन हो गया कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब मटेरियल। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब मटेरियल। इसका मतलब है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें, ऑन डाइल्यूशन क्या होगा, ये जो रेशियो है नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम, ये रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। ऑन डाइल्यूशन ये जो रेशियो है नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम गेट इंक्रीज्ड, वॉल्यूम बढ़ जाता है सॉल्यूशन का। अगर डाइल्यूट करें सॉल्यूशन को तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और अगर ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो ये जो रेशियो है नंबर ऑफ आयंस तो फिक्स्ड है, तो ये जो वॉल्यूम अगर ज्यादा हो गया तो ये जो रेशियो है नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम ये घट जाता है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारा जो कंडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाता है अपॉन डाइल्यूशन। अब मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ a volume of solution containing 1 mole of electrolyte when placed between parallel electrodes 1 centimeter apart। तो बेसिकली ये जो मोलर कंडक्टेंस है ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइन हो रहा है। तो ये जो मोलर कंडक्टेंस है ये डिफाइन फॉर 1 मोल ऑफ आयंस। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ आयंस के लिए ये मोलर कंडक्टिविटी आ रहा है, 1 मोल आयंस। नाउ
अगर इस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करें, ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी increased. Why? On dilution, the degree of ionization or the degree of dissociation increases and the total number of ions get increased. On dilution, degree of ionization increases and that's why the number of ions get increased. The number of ions का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है और इसीलिए क्या हो जाता है, हमारा जो मोलर कंडक्टेंस वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ऑन डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट गेट इंक्रीज्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.8 का। The conductivity of 0.20 molar solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Siemens centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर ये जो है वो 3.8 का है, क्वेश्चन नंबर 3.8 का। यहाँ पर हमारा कंसेंट्रेशन जो है 0.20 मोलर और कंडक्टिविटी का वैल्यू हमारे पास है 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम लोग को निकालना है मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू डेल्टा एम। इसका फॉर्मूला है 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाई सी। तो यहाँ पर कप्पा और कंडक्टिविटी का वैल्यू है 0.0248 और कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 0.20। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो आ गया 124 और इसका यूनिट होगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखते हैं 3.9 का क्वेश्चन क्या है। The resistance of a conductivity cell containing 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant if conductivity of 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10 to the power minus 3 Siemens centimeter inverse। तो यहाँ पर ये है 3.9 का आंसर। यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.001 मोलर। हमारा जो रेजिस्टेंस है R का वैल्यू 1500 ओम और कंडक्टिविटी कप्पा का वैल्यू है 1.46 into 10 to the power minus 4 Siemens centimeter inverse। तो जो फॉर्मूला है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इज इक्वल टू 1 by R means conductance into cell constant। तो ये है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ जो कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट का रिलेशन है वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पर कप्पा का वैल्यू है 1.46 into 10 to the power minus 4 is equal to 1 by 1500 और इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.219 और इसका यूनिट हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। तो x यहाँ पर हमारा सेल कांस्टेंट है, तो सेल कांस्टेंट का वैल्यू आ गया 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखते हैं 3.11 का जो क्वेश्चन है।
3.11 का क्वेश्चन है, conductivity of 0.00241 molar acetic acid is 7.896 into 10 to the power minus 5 Siemens centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. If del m naught for acetic acid is 390.5 Siemens centimeter square mole inverse, what is its dissociation constant? तो यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.00241 मोलर। यहाँ पर कंडक्टिविटी काप्पा का वैल्यू है 7.896 into 10 to the power minus 5 Siemens centimeter inverse। और अगर हम मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना चाहे तो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू फॉर्मूला है 1000 into कप्पा by C। तो यहाँ पर हमारा कप्पा का वैल्यू है 7.896 into 10 to the power minus 5 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन है हमारा 0.00241। तो ये हो गया हमारा आंसर 32.763 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा का फॉर्मूला है डेल एम मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये है हमारा अल्फा जो है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा ये है मोलर कंडक्टेंस टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका रेशियो। तो मोलर कंडक्टेंस हमारे पास है 32.763 और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये हमारा गिवन है 390.5। सिंस इट इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी तो इसका यूनिट कुछ भी यूनिट यहाँ नहीं होगा, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। अल्फा का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 0.0839। ये है हमारा अल्फा का वैल्यू जो है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 3.12। इसका क्वेश्चन है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पर 3 रिएक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर ये 3 जो रिएक्शन है इसको कन्वर्ट करने के लिए कितना चार्ज जरूरत होगा उसको हम लोगों को निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा 3.12 का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो है वो है एल्यूमिनियम 3 से ये हो रहा है एल्यूमिनियम। तो फर्स्ट हमको ये ढूंढना है कि एल्यूमिनियम 3 से एल्यूमिनियम 0 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है यहाँ। तो यहाँ पर इट इज क्लियर दैट यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लेकर एल्यूमिनियम 3 जो है ये एल्यूमिनियम 0 हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है 3। तो यहाँ पर हमारा टोटल जो चार्ज रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगा 3 into 1 Faraday। For 1 electron transfer, we need 1 Faraday electricity. For 1 electron transfer, we need
1 Faraday electricity. So for 3 electron transfer हम लोग को 3 into 1 Faraday ये इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होगा और ये हो गया हमारा 3 into 96500 कूलम। तो ये हो जाएगा 2.895 into 10 to the power 5 कूलम। नेक्स्ट जो है वो है कॉपर 2 से कॉपर। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कॉपर 2 से कॉपर 0 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पड़ता है। तो यहाँ पर चार्ज हो जाएगा, चार्ज रिक्वायरमेंट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए 2 into 1 Faraday, इसका मतलब 2 into 96500 कूलम। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का चार्ज रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 193,000 कूलम। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर जो है MnO4 माइनस से ये हो रहा है Mn2 प्लस। तो MnO4 माइनस इस कंपाउंड में मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7। यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और +7 से ये जा रहा है +2 पर, तो इसको जरूरत है 5 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये हो जा रहा है Mn2 प्लस। तो यहाँ पर हमारा जो चार्ज रिक्वायरमेंट होगा वो हो जाएगा 5 into 1 Faraday, इसका मतलब 5 into 96500 कूलम। और ये हमारा आंसर है 482,500 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.13 का। ये है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। नंबर 1 है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2 और नंबर 2 दिया हुआ है 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3 फ्रॉम मोल्टेन एल्यूमिनियम। तो देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है 20 ग्राम कैल्शियम के लिए हम लोगों को कितना चार्ज रिक्वायरमेंट है। तो 20 ग्राम कैल्शियम, तो फर्स्ट हम कैल्शियम का जो रिएक्शन है वो एक बार लिख लेते हैं। कैल्शियम 2 से कैल्शियम होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कैल्शियम 2 से कैल्शियम होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जरूरी है। तो यहाँ पर कैल्शियम 2 से कैल्शियम होने के लिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन जरूरी है तो चार्ज हो जाएगा हमारा, यहाँ पर चार्ज रिक्वायरमेंट हो जाएगा 2 into 1 Faraday is equal to 2 into 96500 कूलम। लेकिन यहाँ पर कैल्शियम का 1 मोल कैल्शियम का मतलब है 1 मोल कैल्शियम इज इक्वल टू 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पर 40 ग्राम कैल्शियम पाने के लिए हम लोग को चार्ज रिक्वायरमेंट है 2 into 96500 कूलम टू गेट 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। पर हमारा क्वेश्चन पर है 20 ग्राम कैल्शियम। 20 ग्राम कैल्शियम के लिए कितना चार्ज हमको जरूरत है। तो अगर 40 ग्राम कैल्शियम के लिए हम लोग के 2 into 96500 कूलम चार्ज रिक्वायरमेंट है तो 20 ग्राम के लिए ये हाफ हो जाएगा। 20 ग्राम कैल्शियम के लिए जो चार्ज लगेगा वो हो जाएगा 2 into 96500 डिवाइडेड बाय 2 कूलम। तो ये हो जाएगा हमारा 96500 कूलम, जो कि
ये जो चार्ज है इसका हाफ है। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना Al2O3। 40 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए कितना चार्ज रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर भी अगर हम एल्यूमिनियम का जो रिएक्शन है वो देख ले तो एल्यूमिनियम +3 स्टेट पर है एल्यूमिना पर, तो एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एंड एल्यूमिनियम का जो 1 मोल एल्यूमिनियम का वेट है 27 ग्राम। 1 मोल एल्यूमिनियम का मास है 27 ग्राम। तो हम लोगों के पास ये क्लियर है 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए हमारा जो चार्ज लगेगा वो है 3 फैराडे। 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए हमको लगेगा 3 फैराडे चार्ज। तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए हम लोगों को चार्ज रिक्वायरमेंट होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा 4.4 फैराडे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 4.4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी विल बी नीडेड टू गेट 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना। अगला क्वेश्चन पर जाते हैं 3.14। How much electricity is required in coulomb for the oxidation of number 1 mole of H2O to O2 and number 2 है 1 mole of FeO to Fe2O3। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 मोल of H2O to O2। तो अगर इसका इक्वेशन हम देखें तो ये है H2O, ये हो जाएगा, ये अगर डिसोशिएट करें तो ये हो जाएगा 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। H2 डिसोशिएट करने के बाद हो जाएगा 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। Therefore 1 मोल H2O को ऑक्सीडाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। Therefore 1 मोल H2O will require 2 Faraday electricity is equal to 2 into 96500 coulomb electricity। ये हो जाएगा 1.93 into 10 to the power 5 coulomb। तो 1 मोल H2O से O2 होने के लिए हमारा चार्ज लगेगा 1.93 into 10 to the power 5 coulomb और 2 फैराडे। हमारा नेक्स्ट जो है वो है 1 मोल FeO to Fe2O3। तो FeO पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो अगर हम रिएक्शन देखें तो ये हो जाएगा Fe2 से Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। Therefore oxidation of 1 mole FeO will require 1 Faraday electricity। 1 Faraday electricity, that means
500 कूलम। तो ये हो गया हमारा आंसर। 1 मोल FeO को अगर Fe2O3 पर ऑक्सीडाइज करना है तो हमारा चार्ज लगेगा 1 फैराडे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो है 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 3.15 का। A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 amperes for 20 minutes. What mass of nickel is deposited at the cathode? तो यहाँ पर गिवन है, दिस क्वेश्चन पर यहाँ पर गिवन है I जो है वो है 5 एम्पियर और टाइम ये दिया हुआ है 20 into 6 20 मिनट। उसको हम सेकेंड पर कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1200 सेकेंड। अब चार्ज, टोटल चार्ज हो जाएगा I into T, यानी कि 5 into 1200 और ये हमारा हो जाएगा 6000 कूलम। अब अगर हम इक्वेशन की बात करें, जो रिएक्शन है वो है निकेल 2 एक्वस स्टेट पर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये हो जा रहा है निकेल। तो यहाँ पर निकेल का जो मोलर मास है वो है 58.7 ग्राम। निकेल का जो मोलर मास है वो है 58.7 ग्राम। तो ये 58.7 ग्राम निकेल के लिए चार्ज रिक्वायरमेंट है 2 into 1 फैराडे, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2 into 1 फैराडे इज इक्वल टू 2 into 96500 कूलम। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि निकेल deposited by 2 into 96500 coulomb is 58.7 ग्राम। इसको हम लिख सकते हैं। Therefore, nickel deposited by हमारा जो चार्ज आया था 6000 कूलम, it will be 58.7 into 6000 divided by 2 into 96500 और ये हो जाएगा 1.825 ग्राम। तो 6000 कूलम इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास कराए तो निकेल का डिपोजिशन होगा 1.825 ग्राम। ठीक है, तो 1.825 ग्राम ऑफ निकेल विल बी डिपोजिटेड एट द कैथोड। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं 3.16 का क्वेश्चन। 3 electrolyte cells A, B, C containing solutions of zinc sulfate, silver nitrate and copper sulfate respectively are connected in series. A steady current of 1.5 amperes was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? तो चलिए इसका आंसर करते हैं। Now, at cell B, यहाँ पर क्या हो रहा है? सेल B पर Ag डिपोजिट हो रहा है। Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया Ag
ये कहाँ है? कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है। नाउ 1 मोल सिल्वर का जो मास है वो है 108 ग्राम। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 मोल मीन्स 108 ग्राम Ag डिपॉजिटेड बाय 96500 कूलम, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन पर है कि कैथोड पर 1.45 ग्राम का सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। तो 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होने के लिए हमारा चार्ज जो रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगा 1295.6 कूलम। ये कैसे आया? अगर हम 96500 कूलम को 1.45 से, अगर मैं इसको एक बार दिखा देती हूँ, ये होगा 96500 इंटू 1.45 डिवाइडेड बाय 108, तो ये हमारा आंसर होगा 1295.6 कूलम। तो 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होने के लिए हमारा चार्ज का जो टोटल चार्ज रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगा 1295.6 कूलम। नाउ वी नो दैट Q is equal to I into T. Q is equal to I into T. तो यहाँ से हम लोग को टाइम कैलकुलेट करना है। तो T हमारा हो जाएगा Q by I, यहाँ पर Q हमारा है 1295.6 और I दिया हुआ है यहाँ पर 1.5, तो ये हमारा हो जाएगा 8645 सेकेंड। ये हमारा टाइम है। अब हम लोग को निकालना है कॉपर और जिंक का अमाउंट कितना होगा। ठीक है, अब देखते हैं सेल ए को, जहां पर जिंक है। तो यहाँ पर जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हो रहा है जिंक। अब जिंक का जो मास है वो है 63.5 ग्राम। ये है जिंक का मास और इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स वी कैन राइट 2 into 96500 coulomb charge will produce 63.5 gram of zinc. 2 into 96500 coulomb चार्ज ये जो 63.5 ग्राम जिंक को प्रोड्यूस करता है। तो अब हमारे पास चार्ज है 1295.6, तो 1295.6 कूलम कितना अमाउंट जिंक को डिपॉजिट करेगा? अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5.6 डिवाइडेड बाय 2 into 96500 और ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.438 ग्राम ऑफ जिंक। तो यहाँ पर हमारा जिंक का जो अमाउंट है वो आ जाएगा 0.438 ग्राम। अगर करंट है 1295.6 कूलम, चार्ज अगर है तो यहाँ से हम लोग को 0.438 ग्राम जिंक मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉपर को। तो कॉपर क्या हो रहा है? सेल सी, कॉपर 2 क्लास 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो रहा है कॉपर, ये है सेल सी। तो कॉपर का जो मास है, मोलर मास है, वो है 63.5। यहाँ पर दोस्तों एक मिस्टेक हो गया, ये होगा हमारा, ये जो जिंक का जो मोलर मास है ये होगा 65.3, ये होगा हमारा ये होगा 65.3
आपका कॉपर का है 63.5। तो ये होगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये होगा 65.3। तो अब देखते हैं कॉपर के लिए। कॉपर का जो वैल्यू है, कॉपर का मोलर मास है 63.5, ये हो जाएगा 63.5 ग्राम। तो यहाँ पर 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट करने के लिए चार्ज लगेगा 2 × 96500 कूलम। तो 2 × 96500 कूलम charge will produce 63.5 gram of copper at cathode। तो हमारा चार्ज यहाँ पर है 1295.6, ये चार्ज प्रोड्यूस करेगा 63.5 into 1295.6 divided by 2 into 96500 चार्ज। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.426 ग्राम ऑफ कॉपर एट कैथोड। ठीक है।